माँ, तुम अपना सामान पैक करो, वो चारों बेटियों के साथ निकल जाओ मेरे घर से। अब हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते हैं। बेटे की बात सुनकर बूढ़ी माँ, जिसकी चार चार बेटियां हैं, वह स्तब्ध रह गई। आंखों में आंसू भरकर गायत्री जी कहती है, बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी चार चार बेटियों को लेकर। तुम ही तो मेरा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारे अलावा अब मेरे इस दुनिया में सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर तुम मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, और मैं किस तरह से बेटियों का विवाह करूँगी। गायत्री जी की बात सुनकर बहू भागती हुई आकर कहती है, हमने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का। तुम सब गांव के गवारों को अपने पास रखकर मुझे कितनी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है, ये तो मैं जानती हूँ। अब नहीं सहूँगी। मैं हाई फाई सोसाइटी में रहती हूँ। मेरी सारी सहेलियाँ हाई फाई सोसाइटी की है। तुम लोगों की वजह से मैं उन्हें अपने घर में नहीं बुला पाती हूँ। तुम लोगों को देखकर वह लोग मुझ पर हंसेंगे, इसलिए निकल जाओ मेरे घर से। अब मुझे फ्री होकर रहने दो। बेटा, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, उसमें पीछे का एक कमरा मुझे दे दो। मैं तो वैसे भी तुम्हारे इतने बड़े घर में नहीं आती हूँ। मेरी बेटियाँ भी नहीं आती है। जैसे तुम लोग कहते हो हम उसी तरह से रहते हैं, फिर भी हमें घर से निकाल रहे हो। पिताजी के जाने के बाद एक तुम ही तो अपनी बहनों का सहारा हो। और भूल गए क्या, पिताजी के मरते समय तुमने उन्हें क्या वादा किया था कि अपनी माँ का ख्याल रखोगे, बहनों की पढ़ाई करवाओगे और उनकी शादी भी करोगे। और मुझसे भी यही कहकर तुमने गांव की ज़मीन को बिकवा दिया था कि मुझे और अपनी बहनों को शहर लेकर चलोगे, उन्हें अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे और फिर उनकी शादी की जिम्मेदारी भी निभाओगे। इसी वजह से मैंने तुम्हारे कहने पर गांव का घर और ज़मीन दोनों बेच दी थी कि चलो, उसके पिताजी के बाद बड़ा भाई है अपनी बहनों को संभालने के लिए। लेकिन तुम तो अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। अब तो हमें गांव भी वापस नहीं जा पाएंगे, और गांव गए भी तो जाकर क्या करेंगे। न तो घर बचा है, ना ही ज़मीन। तभी बहू उनके कमरे से एक बैग में सारे कपड़े पैक करके दरवाजे के बाहर फेंकते हुए कहती है, मयंक, अब तुम्हारी माँ इस घर में एक दिन भी अपनी बेटियों के साथ रुकी तो समझ लेना मैं इस घर को छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की थी कि तुम्हारी चार चार बहनों और बूढ़ी माँ को अपने साथ रखूं। अगर तुम्हें अपनी बहनों को और अपनी माँ को अपने साथ रखना है तो मैं चली अपने मायके और अपने डैडी से कह दूंगी कि अपने दामाद की जगह बिजनेस पार्टनर किसी और को बना लो। यह बात सुनकर मयंक घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसे कैसे तुम मायके चली जाओगी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अगर तुम इस घर से चली जाओगी तो मेरा क्या होगा। मयंक यह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि आज वह रेखा के डैडी की वजह से ही इतने बड़े बंगले में रह रहा है। उनके बिजनेस में पार्टनर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। यह सारी शान शौकत रेखा के पिता की वजह से ही है। अगर रेखा मायके चली गई और उसके डैडी मुझसे नाराज़ हो गए तो मेरा सारा ऐशो आराम छिन जाएगा। दरवाजे पर पड़े हुए बैग को उठाकर माँ के हाथ में थमाते हुए मयंक कहता है, माँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया बहू ने क्या कहा है? अभी भी घर की दहलीज पर खड़ी हुई हो। निकल जाओ अपनी बेटियों को लेकर। गायत्री जी की बड़ी बेटी गौरी, जिसकी उम्र अभी 20 वर्ष है, कहती है, भैया, आप माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बड़ा भाई तो पिता के समान होता है। बचपन में हम सभी लोग साथ में खेले हैं। मुझे तो अपने भाई पर कितना गुमान था, लेकिन आपके व्यवहार को देखकर मन बड़ा दुखी हो गया। मुझे तो लगा था कि पिताजी के जाने के बाद आप हम सबकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। माँ और पिताजी ने तुम्हें कितनी मुश्किलों से पढ़ाया है। घर के सबसे बड़े बेटे हो। तुमसे हम सबकी बड़ी उम्मीदें थी। आज तुम्हारे पास सब कुछ है। इतना बड़ा बंगला जैसा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं,
खूब सारा पैसा है, तो क्या अपनी बूढ़ी माँ और बहनों को नहीं रख सकते हो? चिल्लाते हुए बहू कहती है, हाँ हाँ, तुम्हारी अकेली माँ और बेटी होती तो घर के किसी कोने में भी रख लेते। पूरी की पूरी पलटन साथ में लेकर चलती है। तुम्हारी माँ अब 4-4 बेटियों को रखना मेरे बस का नहीं है। हमने इधर कोई धर्मशाला नहीं खोल के रखी है जो तुम लोगों को अपने इधर रखेंगे और खर्चा भी उठाएंगे। मेरे मायके में सभी लोग बहुत पैसे वाले हैं। कभी कभार वह हम लोगों से मिलने आते हैं और तुम लोगों के बारे में पूछते हैं तो मुझे बताने में बड़ी ही शर्म आती है। कभी भी मैंने उन लोगों को यह नहीं बताया कि तुम लोग हमारी ननंद हो या ये बुढ़िया हमारी सास है, क्योंकि कहीं से भी तुम लोग हमारे स्टेटस के नहीं लगते हो। इसलिए अब तुम लोग मेरे घर से भी निकल जाओ। यह घर मेरे डैडी का दिया हुआ है। इसमें सिर्फ मेरा पति और मैं रह सकती हूँ। मेरे पिताजी का इतना बड़ा कारोबार है जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। दरअसल रेखा को यही चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका पति मयंक अपनी माँ और बहन के प्यार की वजह से पिघल ना जाए और उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे और शादी ब्याह का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए रेखा पहले ही यह प्लान बना लेती है कि इन माँ बेटी को घर से निकालना ही बेहतर है, और यह सब करने के लिए वह मयंक को भी धमकी देती रहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें अपने डैडी के बिजनेस से निकलवा दूंगी। मयंक को पैसा और शान शौकत बहुत ज़्यादा पसंद है। वह अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम के लिए माँ और बहन को छोड़ सकता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के ऐशो आराम को नहीं छोड़ सकता। थोड़ा बहुत मयंक अगर माँ की तरफ खिंचता भी है तो वह अपनी डैडी की धमकी देकर उसे अपनी तरफ कर लेती है। रेखा बहुत अच्छी तरह से जानती है मयंक को ऐशो आराम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पसंद है और अपनी बूढ़ी माँ और बहनों की वजह से वह लग्जरी लाइफ कभी नहीं छोड़ेगा। रेखा कहती है, माँ जी अभी भी कुछ बचा है क्या? उठाओ अपना सामान और निकल जाओ मेरे घर से। भाभी आप एक भी शब्द मत बोलिएगा, बहुत बेइज्जती कर ली माँ की। अब कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओहो देखो तो सही तुम्हारी बहन के नखरे। गुरूर तो ऐसे भरा है जैसे कहीं की महारानी हो। महारानी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आपकी फालतू की बातें अब नहीं सुनूंगी। जब तक आपके घर में रह रही थी मैंने और मेरी माँ ने बहुत कुछ सहन किया है। तुम्हारे घर के सारे काम भी हम चारों बहनें ही करते थी। मेरी छोटी बहन जिसका अभी बचपन भी नहीं गया है, मात्र 15 साल की है, वह भी तुम्हारे घर की सफाई करती थी। मैं पूरा रसोई संभालती थी। माँ तुम्हारे पूरे फूल पौधों में पानी देती थी। कुछ फोकट में नहीं रखती थी तुम हमें। अपने घर में अब इन्हीं कामों के लिए तुम्हें एक माली रखना पड़ेगा, सफाई वाला रखना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें हमारी कीमत पता चलेगी। और भैया आप तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहनों से और तुम्हारी बूढ़ी माँ से इतने सारे काम करवाती थी, लेकिन तुम एक शब्द भी नहीं कहते थे। वैसे भी साथ में रखकर आपने हमारी कौन सी इज्जत की। इससे अच्छा हम इस घर से निकलकर बाहर ही रहेंगे। देख रहे हो अपनी बहन के तेवर, हाथ में एक पैसा नहीं है लेकिन अकड़ 7वें आसमान पर है। भाभी यह अकड़ नहीं बल्कि स्वाभिमान है। गायत्री जी की बेटी को शांत करते हुए कहती है, बेटा शांत हो जा। शहर में आकर बेटा इतना बदल जाएगा इसकी कभी हमने उम्मीद नहीं की थी। अब बहू तो पराई थी लेकिन बेटा भी बदल गया है, तो इधर रहकर भी हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा तुम्हारे घर से जा रहे हैं। जाते जाते गायत्री जी बहू से कहती है, बहू तुम्हें जिस पैसे और रुतबे का इतना घमंड है ना, एक दिन देखना मेरी बेटियां तुम्हारा घमंड तोड़ेंगी और वह भी कामयाबी के ऐसे मुकाम को छुएंगी जिसकी कभी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। गायत्री जी की बात सुनकर बहू हंसने लगती है और कहती है, हाँ हाँ क्या आता है तुम्हारी बेटियों को झाड़ू पोछा करना, किसी के घर में जाकर यही कर सकती है और तो उन्हें कुछ आता नहीं है। झाड़ू पोछा करके बर्तन धुलकर
अपना गुजारा करेंगी, मेरी बराबरी करने चली है। बहू हाथों में सामान पकड़ाकर गायत्री जी और इनकी बेटियों को घर से बाहर धक्का दे देती है और कहती है, पलट कर दोबारा मेरे घर में मत आना। गायत्री जी बेटे की तरफ बड़ी ही आस से देखती है। बेटा भी चुपचाप सर झुकाकर घर के अंदर चला जाता है। गायत्री जी और उनकी बेटी भी बहुत ज़्यादा दुखी है। इससे ज़्यादा बेटे को मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखते रहना दुखी करता है। बेटे का व्यवहार गायत्री जी को खाए जा रहा है, लेकिन क्या कर सकती है? क्या उसे अपनी माँ और बहनें दिखाई नहीं दे रही है? चारों बेटियों को लेकर सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। तभी सबसे छोटी बेटी महर रोने लगती और कहती है, माँ अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? क्या इसी पेड़ के नीचे हमें रहना होगा? बेटी की बात सुनकर गायत्री जी चारों बेटियों को गले लगा लेती है और हिम्मत देते हुए कहती है, नहीं बेटा, एक दिन हमारा अपना भी घर होगा। हम भी अपने घर में शान से रहेंगे, सारे सुख सुविधाएं होंगी, कोई कमी नहीं होगी हमारे पास। बस कुछ दिनों की मुसीबत है, हमें इसे पार करना है और सुख दुख सबकी ज़िंदगी में चलता रहता है। अभी हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। तभी तो 6 महीने पहले तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और अब तुम्हारे भाई ने भी हमें छोड़ दिया है। लेकिन यह समय भी बीत जाएगा, एक दिन देखना हमारा समय आएगा। इस तरह से अपनी बेटी को गायत्री जी हिम्मत देती है। गायत्री जी की हिम्मत की वजह से ही उनकी बड़ी बेटी गौरी भी बड़ी ही हिम्मत वाली है। शाम होते होते सबको भूख लगने लगी। माँ, इधर आसपास मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। जब से भैया के पास शहर में आए हैं, भैया कहीं हमें लेकर भी नहीं गए जिससे शहर जाना पहचाना हो। पास ही में किसी मंदिर की घंटी की आवाज़ आ रही है, चलो उधर ही चलते हैं, हो सकता है उधर हमें कुछ खाने को मिल जाए। गायत्री जी अपनी बेटियों के लेकर मंदिर की तरफ चल पड़ी। देखा तो मंदिर में भगवान की दया से भंडारा हो रहा था। गायत्री जी बेटियों के साथ भंडारे का भोजन करती है और भगवान को लाख लाख धन्यवाद करती है कि आज तो मुझे तुम्हारी सत्ता पर पूरा भरोसा हो गया है कि तू किसी को भी भूखे नहीं सोने दे सकता। 1-2 दिन गायत्री जी के मंदिर में ही वहाँ का प्रसाद खाकर निकल जाते हैं, लेकिन फिर वह अपनी बेटियों से कहती है कि बेटा, हम इस तरह से ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, तभी हम पैसे कमा पाएंगे और अपने लिए एक छत ले पाएंगे और मेहनत से ही 2 वक्त का खाना खा पाएंगे। लेकिन माँ, हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं है और बिना पैसे के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने कानों के छोटे छोटे कुंडल को उतारते हुए गौरी के हाथ में देकर गायत्री जी कहती है कि बेटा, हम इन सोने के कुंडल को बेच देंगे। वैसे तो मेरा मन इन कुंडलों को बेचने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने बड़े ही मन से यह मुझे दिए थे। लेकिन क्या करें, मेरी बेटियों से ज़्यादा मेरे लिए कुंडल ज़रूरी नहीं है। पर माँ, हमें तो पता भी नहीं है कि हम इनको कहाँ बेचेंगे। तभी मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए एक सेठ सेठानी उन्हें दिखाई देते हैं। गायत्री जी उनके पास जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, आप मुझे बड़े ही धनी व्यक्ति लगते हो, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। आप मेरे सोने के कुंडल ले लीजिए, खरे सोने के हैं। आप चाहो तो उनको चेक भी कर सकते हो और इसके बदले में जितनी भी कीमत आपको ठीक लगे मुझे दे दो। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वह सेठ सेठानी बहुत ही भले दिल के लोग थे। तुम कुंडल क्यों बेच रही हो? बस कुछ मजबूरी है साहब, 4-4 बेटियों की जिम्मेदारी है, इसलिए बेचने पड़ रहे हैं। इतना कहते कहते गायत्री जी की आंखों में आंसू भर आए। कहाँ है तुम्हारी बेटियाँ? सेठानी ने पूछा तो गायत्री जी ने सीढ़ियों पर बैठी हुई अपनी चारों बेटियों की तरफ इशारा किया। सेठ जी पूछते हैं कि तुम इन पैसों से क्या करोगी? इससे तो कुछ दिनों का ही खर्च चलेगा। मैं सब्जी का ठेला खरीद लूँगी और अपनी बेटियों के साथ सब्जी बेचूंगी। इतना कहते ही फिर से आंखों में आंसू भर आए। सेठ सेठानी गायत्री जी की मजबूरी को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे थे। बेचारी 4-4 बेटियों को लेकर कहाँ जाएगी?
वह कुंडल खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बदले में उन्हें 25,000 रुपये दे देते हैं। 2 दिन बाद सेठ सेठानी फिर से मंदिर आते हैं तो देखते हैं गायत्री जी ने वही मंदिर के पास ही एक सब्जी का ठेला लगाया हुआ है, जिस पर सभी ताज़ी सब्जियां रखी है। अपनी बेटियों के साथ सब्जियों को बेच रही है। गायत्री जी की ईमानदारी को देखकर सेठ सेठानी उनके पास जाते हैं, जिन्हें देखते ही गायत्री जी कहती है, अरे साहब, बताओ आप क्या सब्जी चाहिए आपको? आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया है, हम आपको ऐसे ही सब्जी दे देंगे। नहीं नहीं, हम सब्जी लेने नहीं आए बल्कि तुमसे कुछ कहने आए हैं। अगर बुरा ना मानो तो अपनी बेटियों के साथ मेरे घर में आकर रह सकती हो। दरअसल हम दोनों पति पत्नी बहुत बड़े घर में अकेले रहते हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। शादी को पूरे 50 बरस हो गए हैं। खाली घर काटने को दौड़ता है। घर में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन घर में ना तो कोई बात करने को है, ना ही कोई अपना। तुम्हें मेरी ज़रूरत है और मैं भी चाहता हूँ तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग मेरे घर में आकर रहे। साहब, मैं बिना कुछ काम धाम किए आपके घर में फोकट में नहीं रह सकती हूँ। अगर आपके घर में कुछ काम धाम हो और आप मुझे काम के बदले पैसे देंगे तो मैं आपके घर में रहूँगी। जिसे सुनकर सेठ सेठानी खुश हो जाते हैं कि सच में गायत्री जी और उनकी बेटियां बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी है। उन्हें मुफ्त का रहने को और खाने को मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसे स्वीकार नहीं किया। मेरा घर बहुत बड़ा है और बहुत सारे काम भी है। मेरा रसोइया काम छोड़कर चला गया है। मेरी पत्नी को खाना बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर तुम्हें खाना बनाने का और सफाई का काम आता है तो मेरे घर में आकर रह सकती हो। बहुत सोच विचार के बाद गायत्री जी अपनी बेटियों से सलाह मशवरा करती है। गौरी यह निर्णय लेती है कि माँ, हमें काम भी मिल रहा है और रहने के लिए छत भी मिल रही है, तो अच्छा है कि हम सेठ जी के घर चलते हैं। काम भी करते रहेंगे और उसके बदले हमें पैसे भी मिलेंगे। ठीक है सेठ जी, आज तो नहीं, कल से हम आपके घर आ जाएंगे। आप बता देना हमें कहाँ आना है। ठीक है, हम आपको कल खुद ही लेने आ जाएंगे। इधर ही हमें मिल जाना। इतना कहकर सेठ सिठानी घर के लिए चले गए। तभी मंदिर में गायत्री जी के बहू बेटे भी आते हैं और गायत्री जी को उनकी चारों बेटियों के साथ सब्जी का ठेला लगाए हुए देखते हैं। पहले तो बहू ठहाका लगाकर हंसती है और फिर कहती है, मैंने कहा था ना कि तुम माँ बेटी की बस यही औकात है। या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करोगी या फिर बर्तन धोओगी, लेकिन मुझे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम्हें सड़कों पर सब्जी बेचनी पड़ेगी। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अपनी किसी सहेली या सोसाइटी मेंबर से नहीं मिलाया, वरना वह लोग क्या सोचते। और तुम्हें यही शहर मिला था सब्जी बेचने के लिए। कुछ तो मेरे बारे में सोच लिया होता। बहू, अगर आज मुझे यह सब्जी का ठेला लगाना पड़ रहा है तो इसके जिम्मेदार भी तुम दोनों ही हो, क्योंकि तुम दोनों के कहने पर ही मैंने गांव की घर और ज़मीन बेची थी। लेकिन शहर में आकर बेटा इतना स्वार्थी निकल गया जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। अगर गांव में मेरा घर और ज़मीन होती तो हम उधर वापस चले जाते, लेकिन इन दोनों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारा सब कुछ छीन लिया और उसके बाद घर से निकाल दिया। लेकिन एक दिन हमारा समय ज़रूर बदलेगा। जितना आज मेरा और मेरी बेटियों का मजाक बनाती हो, एक दिन देखना तुम्हारी बराबरी पर मेरी बेटियां खड़े होकर दिखाएंगी। बहू फिर से हंसते हुए कहती है, क्यों मजाक करती हो माँ जी? सब्जी का ठेला लगाकर तुम्हारी बेटियां मेरी बराबरी करेंगी? जाओ बुढ़िया, मेरे घर के पास से सब्जी का ठेला हटाओ। सब्जी के ठेले से सब्जियों को उठा उठाकर मयंक फेंक देता है। गौरी मेघा सुबह सब्जियों को फेंकने से मना करती है, लेकिन सब्जियों को फेंककर बहू बेटा कार में बैठकर चले गए। आज गायत्री जी और उनकी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उन सबके दिल में एक ऐसी तमन्ना जाग उठी थी कि बस अब किसी तरह से भी बड़ा आदमी बनकर दिखाना है, खूब सारे पैसे कमाने हैं और भाई भाभी को दिखाना है कि पैसे कमाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़े, हम चारों बहनें मेहनत करेंगे, लेकिन अपनी माँ का सर कभी नहीं झुकने देंगे। माँ, तुम चिंता मत करो। सुबह सुबह मंदिर के पास गायत्री जी अपनी बेटियों के साथ बैठी ही थी
कि सेठ सेठानी कार लेकर लेने आ गए और भगवान के दर्शन करने के बाद उन सबको अपने घर ले गए। सच में सेठ जी का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उस घर में रहने वाले सिर्फ 2 ही सदस्य थे। बाहर की तरफ एक पोर्शन बना हुआ था जो कि उनके घर के रसोइये का था। गायत्री जी अपनी बेटियों के साथ उस पोर्शन में रहने लगती है। एक दिन सेठानी देखती है कि गायत्री जी की दोनों बड़ी बेटियां घर का सारा काम निपटाने के बाद फटी पुरानी सी किताबों से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही है। क्या पढ़ रही हो बेटा? कुछ नहीं मैडम जी, यह मेरी पुरानी किताबें हैं। पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छूट गई, इसलिए अपनी पुरानी किताबों को पढ़कर मन बहला लेती हूँ। क्या तुम्हें पढ़ने का शौक है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कल ही हम तुम्हारा किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन करवा देते हैं। तुम्हारा ही क्यों, तुम चारे बहनों का कॉलेज और स्कूल में एडमिशन करवा देंगे। आराम से पढ़ाई करना। सेठानी की बात सुनकर चारों बेटियों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। पढ़ाई की बात आने पर एक बार भी उनकी बेटियां मना नहीं करती है। घर के सारे काम धाम करने के बाद गायत्री जी की चारों बेटियां मन लगाकर पढ़ाई करती। गौरी का LLB करने का सपना था और वह जल्दी अपने सपने को पूरा कर लेती है। दूसरे नंबर की बेटी मेघा पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी। वह भी पुलिस विभाग में एक अफसर बन जाती है। तीसरे नंबर की बेटी को पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वह कहती है कि उसे अपना बिजनेस करना है और वह एक छोटा सा बुटीक का बिजनेस शुरू करती है और धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत बढ़ता चला जाता है। खूब मुनाफा होता है और छोटी बेटी UPSC की तैयारी कर रही है। इसी तरह करते करते पूरे 6 साल बीत गए। दूसरी तरफ इन 6 सालों में मयंक और रेखा की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया था। रेखा के पिताजी, जिसके बिजनेस में मयंक पार्टनर था, उनकी हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई। सारा बिजनेस का भार मयंक के कंधों पर आ गया था। मयंक बिजनेस में पार्टनर जरूर था, लेकिन उसे बिजनेस को चलाने की बारीकियां पता नहीं थी और न ही उसने कभी उन्हें सीखने की कोशिश की। सिर्फ ऊपरी तौर पर वह अपनी पत्नी के पिता का साथ देता रहा। धीरे धीरे उसे बिजनेस में घाटा होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उसका सारा बिजनेस बिकने के कगार पर आ गया। आज वही दिन है। पूरे शहर में हल्ला है कि राय साहब के बिजनेस की बोली लगने वाली है। करोड़ों रुपए की बोली लगेगी। बोली लगने का एक निश्चित समय तय किया गया। शहर का एक बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर मयंक और रेखा बैठे हुए हैं। पिता के बिजनेस को डूबते हुए बिकते हुए देखकर रेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करे, उन लोगों के पास बिजनेस को बचाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि उसे फिर से खड़ा कर सके। अगर बेचेंगे नहीं तो और भी बर्बाद हो जाएंगे। पूरा घर बार बेचने के बाद भी वह अपने बिजनेस को बचा नहीं पाए। बिजनेस को बचाने के चक्कर में रेखा और मयंक को अपना घर भी बेचना पड़ा। सारे जेवर बेच दिए, लेकिन फिर भी बिजनेस को नहीं बचा पाए। अंत में एक छोटा सा कमरा लेकर उसमें दोनों रह रहे हैं। पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग बोलियां लगा रहे हैं। बोली 1 करोड़ से शुरू होती है, तभी दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ 20 लाख बोल देता है। फिर बीच से एक और व्यक्ति उठता है जो 1 करोड़ 50 लाख की बोली लगाता है। 1 करोड़ 50 लाख पर बात डन होने वाली है, तभी पीछे बैठी हुई एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो 2 करोड़ की बोली लगाती है। 2 करोड़ की बात सुनकर पीछे पलटकर सभी लोग देखने लगते हैं कि कौन है जो बिजनेस को 2 करोड़ में खरीदने के लिए तैयार है। पीछे गौरी अपनी माँ के साथ बैठी हुई है जिसने 2 करोड़ की बोली लगाई है। 2 करोड़ की बात डन हो जाती है। बाद में स्टेज पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए लड़की को बुलाया जाता है। लड़की अपने साथ अपनी माँ को भी लेकर आई है। दोनों लोग स्टेज पर आते हैं तो सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। अरे, यह तो हमारे शहर की बहुत बड़ी वकील गौरी है और साथ में उसकी माँ गायत्री जी। यह सुनकर मयंक और रेखा दोनों गौर से देखते हैं, क्योंकि दोनों के चेहरे की रंगत बदल गई है। माँ जब पहले उसके पास रहती थी तो एकदम से दुबली पतली थी, सूती साड़ी पहने रहती थी, लेकिन आज उन्होंने सिल्क की महंगी साड़ी पहनी हुई है। बेटे ने माँ को स्टेज पर देखा
गले में एक बड़ी मोटी सी सोने की चैन पहनी है, हाथ में घड़ी बंधी है। पास में ही नीले रंग का सलवार सूट पहने उसकी बहन गौरी खड़ी है, जिसे देखकर बहू बेटे दोनों के होश उड़ गए। यह कैसे हो सकता है? मयंक के हाथ पर चींटी काटते हुए उसकी पत्नी कहती है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? क्या यह वही बुढ़िया है जिसे मैंने घर से धक्के मारकर निकाला था, या कोई और है? अरे यह तो मेरी माँ और बहन गौरी है, जिसने हमारा डूबता हुआ बिजनेस खरीदा है। दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। तभी स्टेज पर मयंक को बुलाया जाता है। सामने अपने बेटे बहू को देखकर गायत्री जी और उनकी बेटी भी चौंक जाती है। थोड़ी ही देर में सारी फॉर्मेलिटी होने के बाद मयंक बिजनेस के सारे कागजात गौरी को हैंड ओवर कर देता है। तभी गौरी का ड्राइवर आता है और कहता है, मैम साहब चलिए, बाहर कार खड़ी हुई है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर का केस आपके पास आया है, वह सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलिए। फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद गौरी माँ का हाथ पकड़कर कार के पास ले जाने लगती है। गायत्री जी और उनकी बेटी के पास इतना सारा पैसा और रुतबा देखकर बहू रेखा के होश उड़ गए। सब्जी का ठेला लगाने वाली बुढ़िया इतनी आगे बढ़ गई, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन आज आंखों के सामने जो देखा वह भी सच है। तभी बहू कहती है, अब तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? तुम्हारी माँ और बहन के पास इतना सारा पैसा है, जाओ मेरे पिताजी के डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए उनके आगे हाथ पैर जोड़ो, गिड़गिड़ाओ, पैसे मांगो और मेरे पिताजी के बिजनेस को फिर से उठाओ। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ रेखा? बहुत साल पहले उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल दिया था, अब किस मुंह से उनके पास जाऊँगा? क्यों, आज तुम्हारी माँ के पास इतना पैसा है तो क्या अपने बेटे की मदद नहीं करेगी? तुम उनके बेटे हो, जब तुम्हें रोता गिड़गिड़ाता हुआ देखेंगी तो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगी। उनका दिल पिघल जाएगा। भागे भागे बहू बेटे उनके पास आते हैं और कहते हैं, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है। घड़ियाली आंसू निकालते हुए रेखा भी कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, अपने बेटे को देखो कितना परेशान है। भाभी की बात सुनकर गौरी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहती है, अच्छा भाभी, जब आप लोगों ने हमें घर से धक्के मारकर निकाला था तब हम भी परेशान थे। आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की थी तो आज हमसे अपनी मदद करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? और भाभी, तुम्हें तो अपने पैसों का बहुत घमंड था, आज कहाँ गया तुम्हारा पैसा और घमंड? जहाँ मुझसे बात करना तक तुम्हें गंवारा नहीं था, आज मेरे सामने हाथ जोड़कर पैसों के लिए गिड़गिड़ा रही हो। तभी गायत्री जी बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाती हुई कहती है, क्यों बेटा, तुम्हारे घर से जाते वक्त मैंने कहा था ना कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। मैंने कहा था ना कि एक दिन मेरी बेटियां तुम्हारे बराबर खड़ी होकर दिखाएंगी। और आज देखो, मेरी बेटियां तुमसे बहुत आगे निकल गई है। तुम्हें अपने पैसों का और अपने स्टेटस का बहुत ज़्यादा घमंड था, तो देखो पूरे शहर में मेरी बेटियों के चर्चे हैं। सभी लोग गर्व के साथ यह बताते हैं कि वह देखो गायत्री जी, जिनकी 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी शहर की सबसे बड़ी वकील है, दूसरे नंबर की बेटी पुलिस ऑफिसर है और तीसरे नंबर की बेटी मेघा का शहर में कपड़ों का बहुत बड़ा बिजनेस है और चौथे नंबर की बेटी का तो आज ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है, वो पास हो गई है, अब वह भी पुलिस अफसर बन जाएगी। जब लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो फ़क्र से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। मेरी बेटियां मेरी शान है। यह सुनकर रेखा आग बबूला हो जाती है। मन में सोचती है, मैं तो समझ रही थी कि इसकी एक ही बेटी वकील बनी है, बाकी तो वैसे ही होंगी, लेकिन इसकी तो चारों बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी अफसर बन गई। जलन के मारे रेखा जली कुंडी जा रही है। मयंक कहता है, माँ अगर वो चारों आपकी बेटियां हैं तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आज आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है तो क्या मदद नहीं करोगी? कैसी मदद? कौन सी मदद? तुम्हारे जैसे बेटे होने से तो अच्छा है कि मुझे एक और बेटी होती तो भला होता। मुझे नहीं चाहिए था तुम्हारा जैसा स्वार्थी और लालची बेटा, जिसे पैसों के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, न तो अपनी माँ और न ही अपनी बहनें,
बस अपनी पत्नी के कहने में चलता है। तुमने कभी अपने बेटे होने का फ़र्ज नहीं निभाया और मुझे फ़र्ज का ज्ञान दे रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है इसकी लिस्ट अगर निकाल कर दे दूँ तो गिनतियाँ करते रह जाओगे। इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। जिस माँ का सब्जी बेचना भी तुम्हें गवारा नहीं था, कभी यह चिंता नहीं की कि माँ को घर से निकाल दिया तो क्या खाएंगी, बाहर अनजान शहर में कैसे रहेंगी। इसलिए मुझे किसी तरह की उम्मीद मत रखना और बहु ध्यान रखना, कभी भी पैसे का घमंड मत करना, क्योंकि घमंड किसी का नहीं चलता। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है तो कल नहीं। तभी एक और लंबी सी गाड़ी आती जिसमें से गायत्री जी की तीनों बेटियां उतरकर बाहर निकलती है। तीनों कहती है, माँ जल्दी से मंदिर चलो, मैंने मंदिर में दान करने के लिए सब कुछ खरीद लिया है, बस आपको अपने हाथ से वह सारा सामान दान करना है। आज मेरी चारों बेटियां इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी तरक्की कर ली है, और देखो हमारी छुटकी ने भी यूपीएससी क्लियर कर लिया है, अब वह भी पुलिस ऑफिसर बन जाएगी। गायत्री जी सलाम देकर अपनी छोटी बेटी को गले से लगा लेती है। इधर सास और ननंद के ठाठ को देखकर रेखा के पसीने छूट रहे थे। उस दिन को याद कर रही है जिस दिन उसने इन पांचों को घर से निकाला था, और आज देखो सभी कितने बड़े बड़े पदों पर प्रतिष्ठित हो गई है और मैं सड़क पर आ गई हूँ। गायत्री जी चारों बेटियों के साथ कार में बैठकर मंदिर के लिए निकल पड़ती है। बेटे बहू की तरफ पलटकर भी नहीं देखती। गायत्री जी की चारों बेटियों ने मिलकर शहर में एक बड़ा सा मकान खरीद लिया जहाँ वह रहती है, और अपने साथ मदद करने वाले सेठ सेठानी को भी रखती है, क्योंकि उन दोनों ने गायत्री जी और उनकी बेटियों के साथ जो किया इतना तो अपने भी नहीं करते। बहुत सारे एहसान थे उन लोगों के, इसीलिए बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ना गायत्री जी ने सही नहीं समझा। अपने घर में ले आई और इनकी ठीक से देखभाल करती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।